बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारकोटिक्स केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से एज ए डिफेंस काउंसिल चंद एक गाइडलाइंस थी जो मुख्तलिफ आला अदलिया की प्रेसिडेंट्स में डिस्कस की गई थी। उनकी रोशनी में हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बात करते रहे हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन है, वो क्लियर कर दीजिएगा कि जब नारकोटिक्स केस इस नवीयत का हो कि एक से ज़ायद मुल्ज़मान से अगर एक ही वक्त में उस FIR के अंदर अलग अलग मिकदार में नारकोटिक्स बरामद हुई हैं, तो हर मुल्ज़म के ऊपर उससे बरामद होने वाली जो मंशियात है उसके वज़न के हिसाब से फ़र्द जुर्म आयद होगा और उस वज़न के एतबार से ही फ़र्द जुर्म और उसी के एतबार से ही ट्रायल होगा। कभी भी ये गलती ना कीजिएगा, बड़े जुर्म के अंदर कभी भी मुश्तरका फ़र्द जुर्म आयद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन में बड़े केस में मुख्तलिफ मुल्ज़मान से मुख्तलिफ मकदार में नारकोटिक्स का बरामद होना आप गवाहान इस्तगासा के मुंह से निकलवा लेते हैं और उस पर आप उससे पहले आपने देखा कि फ़र्द जुर्म भी उनके वज़न के एतबार से ही है, तो देन हर जुर्म जितना वज़न है उसके एतबार से जो मुल्ज़म को जो एट्रीब्यूट किया गया है उस एतबार से ही उनका ट्रायल होना चाहिए। इस हवाले से पिछले दिनों एक केस देखने में आया 2012 की लैंडमार्क असेसमेंट है, 2012 PCRLJ पेज 91 के अंदर। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में रीडिंग पार्टी या के हवाले से एक बात अहम है कि कबल अज रेट मुखबरी के बावजूद क्या किसी प्राइवेट शख्स को, चूँकि पब्लिक प्लेस के ऊपर से मुखबरी हुई है, आपकी पब्लिक प्लेस से ही नारकोटिक बरामद की गई है, उसकी मुखबरी भी थी, क्या किसी प्राइवेट शख्स को उस कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया, शामिल किया गया था? ये सवाल में पुट करके आप ये बात निकलवा सकते हैं और इसी बुनियाद पे आप क्विटल भी ले सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सवाल पुट करके इसको सफा मिसल पे ले आए। इस हवाले से एक लैंडमार्क असेसमेंट 2012 की 2012 YLR पेज 494 में इस बात को अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद जब आप FIR के गवाहान और रिकवरी के गवाहान और पार्सल के गवाहान सब के ऊपर जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो जहन में रखिएगा, इस एतबार से करनी है कि हर गवाह के बयान में तजाद आ जाए, जगह का तजाद आ जाए, वक्त का तजाद आ जाए, गिरफ्तारी कब हुई, किस जगह से बरामदगी हुई, डिफरेंट तजाद लेके आना है। वो तजाद ही आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन को सक्सेसफुल बना देता है और नारकोटिक्स केसेस में इस्तगासा का जो केस है वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है। इस हवाले से एक लैंडमार्क असेसमेंट देखिएगा 2012 YLR पेज 1042 में इस बात की इंटरप्रिटेशन की गई है। उसके बाद जब आपने एक तफ्तीशी के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है तो उसको लाजमी तौर पे ये पूछिएगा कि मंशियात का सैंपल किस डेट को केमिकल एग्जामिनेशन ऑफिस भिजवाया गया था और कौन शख्स उसको लेकर गया था। कोशिश कीजिए इसमें डिफरेंशिएट आ जाए। अगर डिफरेंशिएशन आ जाता है तो आप काफ़ी हद तक अपने केस को क्रॉस के जरिए विन कर जाएंगे। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2012 SCMR पेज 577 में हमें मिलती है। उसके बाद 2012 YLR पेज 860 में इस बात की इंटरप्रिटेशन मिल जाती है। उसके बाद बाज़ औक़ात
दौरान शहादत जब आप माल मुकदमा तलब कर लेते हैं और माल मुकदमा अदालत में पेश किया गया हो और वो सील ना हो, सील खुली हुई हो, ये बात आप क्रॉस में भी क्वेश्चन पुट करके सामने ले आए, आपका केस काफ़ी हद तक विन कर जाएगा और प्रोसिक्यूशन का केस काफ़ी हद तक शैटर हो जाएगा। इस हवाले से आप एक लैंडमार्क जजमेंट 2012 YLR पेज 251 को देखिएगा। और इसी तरह कुछ केस लाज ऐसे भी सामने आते हैं कि जब कभी किसी व्हीकल से ANF ने या पुलिस ने कोई नारकोटिक बरामद की है, लेकिन शहादत में उस गाड़ी का कब्जा में लिया जाना, उस गाड़ी को पेश करना साबित नहीं होता, और ये बात आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पुट करके इसको सफ़े मिसल पे ले आए, तो काफ़ी हद तक आप प्रोसिक्यूशन केस को शैटर कर जाते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2011 PCRLJ पेज 90 में और 2009 PCRLJ पेज 50 में हमें मिलती है। उसके बाद याद रखिएगा कि तफ्तीशी से जब भी आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है तो उसमें ये बात लाजमी आएगी कि माले मुकदमा जो है और मुल्ज़म दोनों चीज़ें तफ्तीशी के हवाले किस जगह और किस वक़्त की गई थी, और माले मुकदमा और मुल्ज़म तफ्तीशी के हवाले क्या थाने में किया गया था या जाए बरामदगी पर किया गया था। क्या पार्सल तफ्तीशी की मौजूदगी में बनाया गया था, और जब जाए बरामदगी पर तफ्तीशी वहाँ पहुँचा है तो उसने रिकवर्ड नारकोटिक्स चेक किया था, उसने देखा था उसको। उसके बाद तफ्तीशी से ये भी पूछेगा कि जब वो जाए वकूबा पर गया था तो वहाँ पर कौन कौन पुलिस वाला वहाँ पे मौजूद था। उसके बाद तफ्तीशी से ये लाजमी पूछेगा कि नक्शा मौका जो है, वो जो साइड प्लान है, वो उसने मौके पर खड़े होकर बनाया था या किसी और जगह बैठकर बनाया था। और जब ये नक्शा मौका बनाया था तो उसने गवाहान के नाम उसमें लिखे थे, और नक्शे मौके में क्या मुल्ज़म से बरामद होने वाला अगर वटक है, करेंसी नोट है, तो क्या उसका जिक्र किया है, उनके नंबर भी लिखे हैं उसने। उसके बाद क्या नक्शा मौका से जाए बरामदगी का पता वाज़े होता है। बाज़ औक़ात जाए बरामदगी और नक्शा मौका जो है जो थाने में बैठ के बना लिया जाता है और काफ़ी लकूनास मिल जाते हैं। उसके बाद तफ्तीशी ने जब 161 के जो बयानात लिखे थे वो किस जगह पर लिखे थे, किस जगह पर खड़े हो के, बैठ के, कहाँ, और पैरों से निकालने के लिए ये भी पूछ लीजिए कि क्या बयानात 161 के ऊपर गवाहान के दस्तखत करवाए थे। पैरों से निकालना ना। और क्या बयानात 161 की जो स्टेटमेंट्स थे उसमें जाए बरामदगी का जिक्र उन गवाहान ने किया था, और क्या बयानात 161 थे जो वहाँ पर रेडिंग पार्टी के लोगों के नाम लिखे थे, वो मेंशन किए थे उन गवाहान ने। उसके बाद जाए बरामदगी की मलकियत के हवाले से 161 की स्टेटमेंट क्या कहती है, ये तफ्तीशी से निकलवाइएगा। जाए बरामदगी अगर कोई गाड़ी है तो क्या वो मुल्ज़िम की मलकियत में थी। उसके बाद फ़र्द मकबूज़ की
के ऊपर क्या ये बात तहरीर में लाई गई थी कि सैंपल मौके के ऊपर लिया गया है? उसके बाद मंशियात के सैंपल कब केमिकल एग्जामिनर के ऑफिस में भेजे गए थे? इस बात को भी आपने क्रॉस में निकालना है। जाए बरामदगी क्या पब्लिक प्लेस थी? तो पब्लिक के कितने लोग जाए बरामदगी पर इकट्ठे हो गए थे? क्या किसी पब्लिक के आदमी को गवाह रखा गया था? ये ध्यान में रखिएगा कि सेक्शन 25 जो है CNS से वो बार कर जाती है उसको 103 CRPC को, लेकिन फिर भी पब्लिक प्लेस है, 103 की मैंडेटरी पोजीशन जो है वो कुछ हद तक उसको पाँव से निकालने के लिए आप यूज़ कर लें, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन आपने उसकी क्रेडिबिलिटी को हर्ट करना है ना, क्रेडिबिलिटी को हर्ट करना है, जुटलाना ही है, जैसे मर्जी जुटलाएं। क्या जाए बरामदगी पर पब्लिक के किसी गवाह ने कोई बयान दिया था? और ये ज़हन में रखिएगा कि मुलज़म की गिरफ्तारी, इस्तगासे की कार्रवाई और फर्द बरामदगी कार्रवाई जो है वो किसने की है? और फिर बात ज़हन में रखिएगा कि जब माल मुकदमा अदालत में पेश हुआ है, सील है या नहीं है? औक़ात आपको ये चीज़ बड़ी काउंट करेगी और काफ़ी हद तक वो सील डिस्टर्ब हुई होती है। उसके बाद मुलज़म की पुलिस के साथ किसी किस्म की कोई साबका लिटिगेशन, कोई दरख्वास्तबाजी तो नहीं थी? निकाल लें आप ये भी क्रॉस एग्जामिनेशन में। उसके बाद तफ्तीशी कितने बजे जाए तफ्तीश पर पहुंचा, कैसे पहुंचा, किसने इतलाक दी उसको, कितना टाइम उसने जाए बरामदगी पर स्पेंड किया था, ये उससे सवाल कर लें। फिर इस सवाल को कंपेयर कर लें दूसरे गवाहानी के बयानात के साथ, और कितने देर वहाँ मौजूद रहा जाए बरामदगी पर, कितनी देर बाद वो वापस गया, मुलज़म और माल मुकदमा कैसे उसको हवाले किया गया, किसने उसको हवाले किया, कहाँ पर उसको हवाले किया, थाने लेके कितने बजे आया, फिर मुलज़म को मुहर्रर के हवाले किसने किया। उसके बाद मुलज़म के सर्टिफिकेट शनाख्त को देख लें कि क्या वो कोई रिकॉर्ड उसके ऊपर है, जो साहब का रिकॉर्ड था, क्या उसमें वो क्रिमिनेट हुआ है या नहीं हुआ है, सज़ा याब भी हुई है पीछे या नहीं, क्योंकि FIR हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या उसके ऊपर बाकायदा तौर पर ट्रायल होकर सज़ा भी हुई है कि नहीं। ये बातें जहन में रखिएगा क्रॉस एग्जामिनेशन नार्कोटिक्स केसेस के हवाले से। और आजकल जो 2019 CMR पेज 326 मुजाहिद खान केस है, उसमें तो प्रोटोकॉल्स भी डिस्कस कर दिए, और उससे पहले ये बात टेस्ट एनालिसिस के हवाले से 2018 CMR पेज 2036 में, और इससे पहले ये बात तो शुरू हुई थी PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 380, जो अमीर ज़ेब केस है वहाँ से इसने आगाज़ किया था। और मशीरनामे के अंदर चर्च की कोई ख़ास शेप या कोई वजाहत बयान की गई है या नहीं की गई है, उसको सवाल में पुट करके आप क्रॉस में सफ़ा मिसल पे ले आइएगा, और इस हवाले से काफ़ी हद तक आप अपना केस जो है वो मजबूत कर जाएंगे और क्विटल की तरफ ले जाएंगे केस को। इस हवाले से 2011 PCRLJ पेज 72 हमें गाइडलाइन देता है, और अगर मंशियात को सैम्पलिंग लेने के बाद मंशियात तलफ कर दी गई थी, तो क्या मुलज़म को नोटिस वगैरह हुआ, या जो मजिस्ट्रेट जिसने वो मंशियात तलफ की गई थी उसको बतौर गवाह पेश किया गया है। अगर पेश नहीं ना किया तो फिर आप ये बात क्रॉस में करके तफ्तीशी से इसको पुट कर लीजिएगा, और काफ़ी हद तक आपको हेल्प आउट करेगा
मुलज़म को क्विट करवाने में। और इसकी अगर आप इंटरप्रिटेशन किसी केस में देखना चाहें तो 2011 CRLJ पेज 118 के अंदर इसकी इंटरप्रिटेशन मिलती है। उसके बाद जब कभी पब्लिक प्लेस के ऊपर बरामदगी हुई है मंशियात की और तफ्तीशी ने दौरान तफ्तीश कोई ऐसी शहादत कलमबंद नहीं की है जिससे ये बात खुल के सामने आ जाती हो कि मुलज़म को पता था कि मंशियात मौजूद हैं उस गाड़ी के अंदर या उसके पास जो पैकेट है, और ये बात आप क्रॉस में ले आते हैं तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प आउट होगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2011 CRLJ पेज 345 में दी गई थी। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मुस्तगीज़ पुलिस अफसर जो है उसको बतौर गवाह लाया नहीं जाता। अगर लाया जाता है तो बहुत ज़्यादा हद तक उसकी बयानात में तज़ाद आ जाता है दूसरे गवाहान के मुकाबले में, तो आप इस तरह से भी अपने केस को विन कर सकते हैं। इस हवाले से 2011 CRLJ पेज 423 को आप देख लीजिएगा और 2011 PCRLJ पेज 1838 में इस बात की इंटरप्रिटेशन दी गई है। बाज़ औक़ात जब सैंपल कलेक्ट होते हैं तो वहाँ पर मिसिंग होती है, बाज़ औक़ात थाना की, बाज़ औक़ात ज़िला की मिसिंग कर दी जाती है। जो कंप्लेनेंट है मुस्तगीज़ पुलिस वाला है उसके दस्तखत नहीं किए गए होते हैं। बाज़ औक़ात फ़र्द बरामदगी और पार्सल पर गवाहान के दस्तखत मौजूद नहीं होते हैं। हत्ता कि बाज़ औक़ात एक केस में हमने देखा कि पार्सल के ऊपर मुकदमा नंबर FIR नंबर ही दर्ज नहीं किया गया था। अब सारी चीज़ें जब आपके सामने आ जाती हैं और आप इस चीज़ को क्रॉस में पुट करके सफ़ा मिसल पे भी ले आते हैं तो फाइनल बहस में इस बात को आप पुट कर कीजिएगा और काफ़ी हद तक आपको हेल्प आउट मिल जाएंगी इस डिस्क्रिपेंसीज को कि आप अपने मुलज़िम को रिहा करवा के ले जाएं। इस बात के लिए इंटरप्रिटेशन अगर आप देखना चाहें तो 2010 PCRLJ पेज 348 और 2007 YLR पेज 1156 में इसकी इंटरप्रिटेशन मिलती है। बुनियादी तौर पर मंशियात केस में नारकोटिक्स की बरामदगी, जाए बरामदगी, जाए गिरफ्तारी और मकदार जो मंशियात की है उसमें हर गवाह के बयान को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस अंदाज से क्रॉस एग्जामिनेशन करनी होती है कि तज़ाद सामने आ जाए और उस तज़ाद को आपने पकड़ना है और उस तज़ाद की बिना पे आपने अपने मुलज़िम को एक्विट करवाना है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2008 YLR पेज 1102 में और 2010 PCRLJ पेज 360 में हमें मिलती है। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मंशियात केस में मुलज़िम को हमराई मुलज़िम के इक़बाल जुर्म के पॉइंटेशन के ऊपर इक़बाल जुर्म हुआ, वहाँ पे पॉइंट किया गया कि फ़लाँ मुलज़िम भी मेरे साथ है, वो बंदा भी मेरे साथ है। इस बात को आप क्रॉस में पुट कीजिएगा, ले आइए सामने और एक्विटल इस बात पे भी बन जाती है। इस हवाले से आप 2010 PCRLJ पेज 360, 2008 YLR पेज 2019, 2004 YLR पेज 2570 को देखिएगा। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सैंपल भिजवाने के बाद मंशियात की बकिया जो मकदार है उसको तलफ़ कर दिया जाता है और तलफ़ करने का कोई नोटिस ना ही उस मुलज़िम को ना उसके वकील को दिया जाता है और बाज़ औक़ात ना ही मजिस्ट्रेट को पेश किया जाता है तलफ़ करने वाले में। ये बात आप सवाल में तफ्तीशी से पुट कीजिएगा और निकाल लीजिएगा और इस बिना पे आप एक्विटल के हकदार बन जाते हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2010 में एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी, पढ़ने के काबिल है।
PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 623 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद ये होता है कि गवाहान इस्तगासा बाज़ औक़ात 161 की स्टेटमेंट इस अंदाज से दी होती है और बाज़ औक़ात एग्जामिनेशन इन चीफ इस तरह होती है कि मुल्ज़िम प्रॉपरली उन्होंने बुक नहीं किया होता, मुलव्वस नहीं पाया जाता। फिर क्रॉस आप सोच समझ के कीजिएगा, कहीं आप उनके लकूनास को आप पुर ना करवा दीजिएगा। मेरे जैसे नालायक वकील का ऐसा ब्लंडर कर सकते हैं आप, आलिम लोग हैं, आप नहीं कर सकते। खैर हम सब लोग तालिब इल्म हैं कानून के, लेकिन गलती सबसे हो, किसी से भी हो सकती है, इंसान। लेकिन बाज़ औक़ात गवाहान इस्तगासा के बयानों में अगर लकूनास पाए जाते हैं तो फिर क्रॉस बड़े सोच समझ के कीजिएगा, कहीं क्रिमिनेशन ना आ जाए। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है, वकील साहब ने उसमें गलती की और इसकी गलती पकड़ी भी गई और क्रिमिनेट हो गए मुल्ज़मान। और ये रिपोर्टेड केस है 2010 PCRLJ पेज 1438 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ट्रायल चल रहा होता है, मुल्ज़म एप्लीकेशन दे देता है कि जो अलेज्ड मंशियात है ना उसको एनालिसिस के लिए केमिकल एग्जामिनर के ऑफिस भिजवा दिए, नहीं भिजवाई जाती। इस बात को आप क्रॉस में पुट के करके ले आइएगा सामने, काफ़ी हद तक आप अपने मुल्ज़िम को रिलीफ दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे, ताकि क्विटल भी हो सकती है। इस बात की इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगी PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 623 में। अब ये बात तो एक सेटल्ड प्रिंसिपल का दर्जा हासिल करती है कि नार्कोटिक्स केसेस में मुल्ज़िम का हक है कि वो जो अलेज्ड रिकवर्ड नार्कोटिक सब्सटेंस है ना उसको डीसील करके देख सके। ये हक उसको कानून देता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि माल मुकदमा अदालत में पेश नहीं किया जाता। इस बात को आप सवाल में भी पुट कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा बाहर। मुल्ज़िम को एक्विट करवाने में आप कामयाब होंगे, आप लायक वकील हैं। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट PLD 2010 पेज 623 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 2009 PCRLJ पेज 1334 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। PLJ 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 405 और अभी ये जो 2019 में 2019 SCMR पेज 326 मुजाहदा केस, और उससे पहले 2018 SCMR पेज 2036 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पुलिस की कोई स्पेशल ब्रांच मसलन CIA वगैरह मुल्ज़िम को नार्कोटिक्स समेत गिरफ़्तार करती है और मुल्ज़िम को ना तो मुतलका थाने में लेके जाती है, ना ही वहाँ पे तफ्तीश करती है, बल्कि सारा कार्रवाई खुद से करके जब मुकदमा बनाती है तो ऐसे मुकदमे में आप एक्विट करवा जाते हैं, क्रॉस में एक्विट करके। ये बात और बाज़ औक़ात क्रॉस एग्जामिनेशन में तफ्तीशी से ये ज़रूर पूछेगा कि ड्राइव हुआ पर कैसे किस तरह गया, मंशियात देखी थी उसने, अपनी तहवील में वहाँ पे लिया था, तज़ाद आ जाए अगर तो आप अपना काम मुकम्मल कर जाते हैं। और 2009 PCRLJ 1221 कहती है कि आपका मुल्ज़िम क्विट हो जाएगा। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पुलिस इस्तगासा इस तरह से बनाती है कि चौक मुखबर के मुखबर ख़ास ने खबर दी और उस मुखबर के हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। मौके पे चौक में पहुँचे तो चौक में एक बड़ा सा शापर पड़ा हुआ था और शापर के पास जब हम पहुँचे तो मुल्ज़िम को हमने देखा कि वो मुल्ज़िम बुनियादी तौर पर वो शापर फेंक के वहाँ से भाग रहा था। और बाज़ औक़ात इस तरह से
कि हम पहुंचे तो एक नीले कपड़े पहने एक शख्स खड़ा था। उसने हमें देखते हुए नीले रंग का शापर फेंक के भाग गया। तो हमने हमारा के उसको गिरफ्तार किया और उसकी जामा तलाशी ली, तो उससे जनाब ये चीज़ें भी निकली। वो शापर जनाब कब्जे में लिया तो वहाँ पे उसमें नारकोटिक्स थी, चर्स थी या इस तरह से। अब जब नारकोटिक्स मुलजिम के एक्सक्लूसिव जो पोजेशन से आपको बरामद नहीं हुई है और ये बात आप रेडिंग पार्टी से क्रॉस करके इस बात को निकाल लेते हैं, तो आप एक अच्छे डिफेंस काउंसिल हैं और आपका मुलजिम क्विट हो जाएगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2009 PCRLJ पेज 523 में हमें मिलती है। उसके बाद देखिएगा कि जहाँ तक नारकोटिक सब्सटेंस के ऊपर आपने क्रॉस करना है, तो नारकोटिक सब्सटेंस का रंग पीसेस या पार्सल्स में है तो उनकी तादाद, उसके बाद जो पार्सल बना था उसके कपड़े का क्या रंग था या प्लास्टिक का क्या रंग था, पार्सल की तादाद, कितनी तादाद बरामद हुई, कितनी तादाद के मुताबिक पार्सल बनाया गया मकबूजगी के बाद, और केमिकल एग्जामिनर ऑफिस में कितने पार्सल जो थे उन्होंने पार्सल्स वसूल हुए। अब इसके अंदर अगर तादाद आ जाता है तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में अपना टारगेट अचीव करके अपने मुलजिम को बरी करवा लेते हैं। इस हवाले से BCO के इस्लाह PLJ 2009 CRC पेज 741 है और उसके बाद PLJ 2009 CRC पेज 411 में इस बात की इंटरप्रिटेशन है। और उसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि क्रिमिनल जो नारकोटिक केसेस में बरामदगी किसी घर से ली गई होती है और चाहे वो कुआ क्या जाता है ये डैन था, वहाँ पे जनाब रेड किया, मुखबर ने खबर दी, जब हम वहाँ पहुँचे तो वारंट तलाशी लिया ही नहीं है रेडिंग पार्टी ने। आपने इस बात को पुट करना है और अगर वारंट तलाशी नहीं लिया गया है इस बात को भी आप पुट करके निकाल लीजिएगा भाई। और 2008 SCJ पेज 576 कहता है कि मुलजिम को बरी होना चाहिए। आपको एक बात का तो पता है कि CNS से कि सारी जो तफ्तीश है वो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे ऑफिसर नहीं कर सकता, उसको इख्तियार ही नहीं है सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक के किसी अफसर को। अब उस बंदे का जिसने ये सारी तफ्तीश की है उसके रैंक वगैरह को भी आप सामने रख लीजिएगा। और गवाहान के बयानात, फ़र्द बरामदगी और बयानात गवाहान जो है वो बाज़ औक़ात गवाहान के मुंह से निकल आता है कि थाने के अंदर ही तहरीर हुए हैं, जाए बरामदगी के ऊपर जो है फ़र्द बरामदगी नहीं बनी है और बयानात 161 नहीं लिखे गए हैं। और अगर क्रॉस में आपने इस बात को पुट कर लिया तो भाई आप एक अच्छे डिफेंस काउंसिल, आप अपने मुलज़िम को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन अगर आपने देखनी हो तो 2008 YLR पेज 985 और 2007 YLR CRLJ पेज 935 में और PLJ 2007 CRC पेज 229 में और 2006 YLR पेज 2979 में हमें मिलती है। और इस बात की इंटरप्रिटेशन के ऊपर BCO के इस्लास मौजूद हैं और तजाद काफ़ी आ जाता है कि मुखबरी से मुतल्लिक भी कोई रपट नहीं लिखी गई और उसके बाद 173 चालान तैयार करने वाला जो गवाह था उसको पेश नहीं किया गया। जाए बरामदगी में दुकान नंबर, गली नंबर, चौक, जो स्पेसिफिक जो जगह थी उसको प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद ये सारी चीज़ों को आपने तजाद में लेके आना है और तजाद को ही आपने साबित करना है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ तजाद को निकालने के लिए तो आप करते हैं। इस हवाले से BCO के इस्लाह हैं PLD
2005 पेशावर हाई कोर्ट पेज 81 है, 2006 YLR पेज 2979 है, और इस हवाले से 2002 ST पेज 896 भी जो है ये हमें अच्छी गाइडलाइंस देता है। उसके बाद तफ्तीशी से जब आप क्रॉस करते हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्या तफ्तीशी को सील पार्सल दिया गया था, सील अलेज्ड जो नारकोटिक सब्सटेंस था वो दिया गया था या अनसील दिया गया था, कितना टाइम था, और तफ्तीशी कहाँ से जाए वकूआ पर पहुँचे। इस सारे मामला को आप जहन में रखिए, कितना टाइम उसने वहाँ स्पेंड किया और कितने बजे वो वापस गया और कहाँ वापस गया और आके मुल्ज़िम को किसने मुहर्रर के वाले किया। इन सारी बातों में आपने तजाद निकालना है, सवाल को इस अंदाज से पुट करना है कि गोया आप अपने टारगेट के मुंह में ज़बान डाल रहे हैं, वो अल्फाज उसके मुंह से लेना चाहते हैं। इस हवाले से 2003 PCRL पेज 248 में हमें अच्छी डिस्क्रिप्शन इस तरह के केस की मिलती है। लेकिन जी क्रॉस एग्जामिनेशन इन नारकोटिक्स केसेस के हवाले से हम गपशप तो लगाते रहे हैं और ट्रायल्स के ऊपर भी हमने काफ़ी गपशप लगाई है। इंशाल्लाह मोस्टली फास्पेक्ट्स जो हैं क्रिमिनल ट्रायल्स के, क्रॉस एग्जामिनेशंस के, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।